वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जिनका प्रोबेशन 2 साल का पूरा हो चुका है और जिनको मार्च माह में SIPF यानी SI स्टेट इंश्योरेंस की कटौती है वो शुरू करवानी है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि SI यानी स्टेट इंश्योरेंस क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, किस तरीके से इसमें आपको काम करना है। सारी जानकारी मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पूरी जानकारी आपको दूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करें कि SI यानी राज्य बीमा है, ये क्या होता है। तो राज्य बीमा क्या है? तो राज्य बीमा राज्य कर्मचारियों, पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों और सरकार द्वारा नियमित की गई वर्ग चार्ज कर्मचारियों का राज्य सरकार से अनुबंध है, जिसके अंतर्गत बीमादार यानी जो भी इंश्योरेंस जो कार्मिक है द्वारा बीमा करता है, यानी राज्य बीमा विभाग को नियमित प्रीमियम देने पर बीमेदार अथवा उसके मनोनीत को किसी भी घटना विशेष के घटित होने पर पूर्व निश्चित धन राशि के भुगतान हेतु आश्वस्त किया जाता है अथवा सेवानिवृत्ति पर बीमा धन और देय बोनस की राशि का भुगतान किया जाता है। यानी कि जो भी कार्मिक है वो एक तरह से अनुबंध करता है, यानी अपना प्रति माह अपना प्रीमियम है वो जमा कराता है और उसके एवज में उसका इंश्योरेंस होता है, यानी ये स्टेट इंश्योरेंस है। अब बीमा धन क्या है? तो बीमा धन बीमा अनुबंध में प्रविष्ट पर बीमादार की जो भी आगामी वर्षगांठ की आयु है और उसके आधार पर जो भी देय प्रीमियम है उस राशि के आधार पर घटना विशेष पे घटित होने पर देय है वो बीमा धन कहलाती है। यानी कितना वो बीमा होगा वो आपकी आगामी आयु या वर्षगांठ वगैरह इस पर निर्भर करेगा। इसके अलावा आप कितनी डिडक्शन लेते हैं, कितनी जो भी कटौती आप करवाते हैं उस पर भी निर्भर करेगा। राज्य बीमा योजना क्या है? तो राज्य बीमा योजना राज्य कर्मियों के जीवन पर जोखिम वहन करने वाली एक कल्याणकारी योजना है, जिसके द्वारा बचत को प्रोत्साहन देने के साथ साथ राज्य कर्मी और उसके परिजनों को आर्थिक संबल प्राप्त होता है। और इस योजना के अंतर्गत किन नियमों के अंतर्गत लागू होता है? तो राजस्थान कर्मचारी सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 के अंतर्गत ये योजना लागू है। पूर्व में ये योजना वर्ष 1953 के नियमों के अंतर्गत लागू थी। योजना कब से और किन किन श्रेणियों के कर्मचारियों पर अनिवार्य या ऐच्छिक रूप से लागू है? तो योजना है वो अलग अलग चरणों में शुरू हुई थी। ये थोड़ी सी एक तरह से इसका इतिहास है कि 1/8/1943 से तत्कालीन जयपुर रियासत के कर्मचारियों पर शुरू की गई थी। उसके बाद में 1/1/54 से राजस्थान सरकार के कर्मचारियों पर लागू की गई। 1/4/89 से पंचायत समिति जिला परिषद के कर्मचारियों पे, 1/4/95 से राज्य सरकार द्वारा नियमित किए गए वर्ग चार्ज कर्मचारियों पर भी अनिवार्य रूप से लागू की गई और 1/4/98 से सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों राज्य सरकार के अधीन किसी भी पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के अधीन पद धारण करने वाले किसी कर्मचारी का इस बीमा स्कीम के अधीन बीमा करने के लिए स्वतंत्र होगा। और यदि उक्त उपक्रम के 50% या उससे अधिक कर्मचारी बीमा कराने के लिए सहमत हो एवं राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों पर ऐच्छिक रूप से ये लागू है। अब कर्मचारी कब बीमित होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा था कि कर्मचारी की सेवा में प्रविष्ट होने पर 2 वर्ष, यानी जैसे ही आपका 2 वर्ष का प्रोबेशन परिवीक्षा काल पूर्ण होता है तो उसके बाद में आने वाला जो भी मार्च महीना है उससे है वो शुरू होगा। अब जैसे मान लो किसी का प्रोबेशन दिसंबर में पूरा हो गया, किसी का जनवरी में पूरा हो गया, इसी फरवरी में किसी का अगर 2 साल का प्रोबेशन पूरा है तो वो मार्च महीने से अपनी SI की कटौती है वो करा सकता है। उसके लिए फर्स्ट डिक्लेरेशन यानी प्रथम घोषणा है वो की जाएगी, यानी पहला उसका प्रीमियम है वो काटा जाएगा। उसके बाद में अगर मान लो आपका प्रीमियम पहले से कट रहा है तो आप इसको फर्दर डिक्लेरेशन करके आप बीमा धन की जो भी है किस्त को बढ़ा सकते हैं, कितनी बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो भी आगे बताऊंगा। तो इसके लिए जो भी मार्च महीना है उसके वेतन से प्रीमियम की प्रथम कटौती की जाती है। कर्मचारी के वेतन में वृद्धि होने या बीमा की खंड दर में परिवर्तन होने पर बढ़ी हुई दर से प्रीमियम की कटौती आगामी मार्च के वेतन से दिए जाने का प्रावधान है। यानी SI की जो कटौती है वो मार्च महीने में जो भी आपने शुरू कर दी वो साल भर रहती है, उसको चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो भी डिडक्शन वगैरह है वो चेंज होती रहती है, लेकिन SI की कटौती है वो मार्च से ही शुरू होती है। और अगर राज्य सरकार द्वारा अगर उसमें कोई बढ़ोतरी की जाती है तो बात अलग है, बाकी सामान्य रूप से मार्च महीने में इसको आप बढ़ा सकते हैं। अगला है वर्तमान में प्रीमियम की दर क्या है? तो राज्य सरकार के आदेश क्रमांक वित्त विभाग का जो भी राजस्व पार्ट और 13/3/2020 के अनुसार वर्तमान में प्रीमियम दरें किस तरीके से? तो आपका जो भी मूल वेतन होगा उसके आधार पर इसकी न्यूनतम दर है। जैसे मान लो आपका 22,000 तक वेतन है, मूल वेतन अगर आपका 22,000 तक है तो आपका जो मासिक प्रीमियम है वो 800 रुपये है। इसके बाद अगर 22,001 से लेकर के 28,500 तक आपका मूल वेतन है तो 1,200 रुपये आपको अनिवार्य रूप से कटाने। आगे कितना आप ले सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा। 28,501 से लेकर 46,500 तक 2,200 रुपये और 46,501 से लेकर 72,000 रुपये तक 3,000 रुपये और 72,000 से अगर आपका अधिक वेतन है तो न्यूनतम 5,000 रुपये आपको डिडक्शन है, अधिकतम 7,000 रुपये पर मंथ है। अब इसका ये है कि जैसे मान लो किसी कार्मिक का वेतन 45,000 है,
45,000 का मतलब हो गया कि 28,501 से लेकर 46,500 के बीच में आ रहा है, तो उसकी न्यूनतम कटौती यानी एसआई की है वो 2,200 होगी। लेकिन वो अगली 2 स्लैब ले सकता है, यानी 2,200 तो उसकी न्यूनतम कटौती होगी, लेकिन वो चाहे तो उसको 3,000 भी ऑप्ट कर सकता है और 500 भी कर सकता है, 5,000 भी कर सकता है। तो आगामी 2 स्टेप है वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो सारा काम है आपको मार्च में ही करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या स्वयं को अधिक बीमा धन के लिए बीमित करवाया जा सकता है, तो मैंने यहाँ जैसे आपको बता दिया, यही बात यहाँ आई है कि वेतन खंड के लिए निर्धारित प्रीमियम की कटौती करना अनिवार्य है, यानी जो भी आपकी मूल वेतन है उसके अनुसार, जैसे यहाँ 45,000 अगर मूल वेतन है तो 2,200 तो कटौती करी होगी। उसके बाद यदि कोई बीमेदार चाहे तो स्वेच्छा से अपने वेतन खंड से आगामी 2 वेतन खंडों के लिए निर्धारित दर पर कटौती करवा कर अधिक बीमा धन के लिए बीमित हो सकता है। लेकिन वेतन खंड 05 के अंतर्गत आने वाले बीमा दर जो भी है, बीमेदार अधिकतम 7,000 रुपये प्रति माह की कटौती करवा सकते हैं। यानी कि जैसे मान लो यहाँ अगर आपका मूल वेतन 46,500 से ज़्यादा यानी 48,000 रुपये है, तो आपके लिए न्यूनतम 3,000 रुपये तो आपको एसआई की कटौती करवानी है। लेकिन आप 2 स्लैब आगे यानी 5,000 भी कटवा सकते हैं और 7,000 का भी आप प्रीमियम ले सकते हैं। लेकिन मान लो जैसे ये 72,000 से अधिक किसी की मूल वेतन है तो वो 5,000 ले सकता है और अधिकतम 7,000, उससे ज़्यादा नहीं कटवा सकता। तो कहने का मतलब हुआ कि आगामी 2 स्लैब तक आप ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 7,000 तक कटौती करवा सकते हैं। 7,000 जैसे ये 7,000 मान लो जैसे किसी का अगर 46,500 से अगर ज़्यादा मूल वेतन है तो उसका 3,000 तो न्यूनतम है और अधिकतम 7,000 करवा सकता है। तो 46,500 से अगर आपका अधिक मूल वेतन है तो आप 7,000 की डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया, अधिकतम कटौती है 7,000 होगी। और इस योजना के अंतर्गत की गई कटौतियों पर आयकर में छूट का प्रावधान है। तो बिल्कुल इस योजना के अंतर्गत जो भी जमा राशि है उसका प्रीमियम है 80C जो आयकर अधिनियम है 1961 है, उसमें छूट मिलती है। जो 1.5 लाख तक आपको छूट मिलती है वो उस पर है। हालांकि अब जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलती है, लेकिन जो ओल्ड रिजिम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपकी जो भी एसआई का पॉलिसी का जो भी डिडक्शन है या जो भी प्रीमियम है वो पूरा का पूरा टैक्स के तहत छूट मिलती है। क्या राज्य सरकार पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभों के भुगतान की गारंटी देती है? तो हाँ, राज्य सरकार बीमा संविधाओं के अंतर्गत देय लाभों की राज्य की संचित निधि से भुगतान की गारंटी देती है, यानी ये बिल्कुल सेफ है, एक तरह से आपकी बचत भी है, आपका इंश्योरेंस भी है। अब बीमा पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभों का भुगतान कब और किन किन परिस्थितियों में देय है? तो जैसे एक तो परिपक्वता है यानी मैच्योरिटी की अवस्था में आपकी सेवा पूरी हो गई, आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी, तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, पूरा का पूरा बोनस समेत मिलेगा। या किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है या अध्यर्पण राशि का अगर योजना के अंतर्गत किन किन परिस्थितियों में होगा? एक तो बीमेदार की मृत्यु होने पर उसके मनोनीत को, यानी अगर किसी कार्मिक की डेथ हो जाती है तो उसके जो भी नॉमिनी होगा उसको इसका पेमेंट किया जाएगा। और अगर पॉलिसी परिपक्वता यानी मैच्योर हो जाती है, जैसे आदमी सेवानिवृत्त कार्मिक कोई वगैरह है, तो उसको जो भी बीमेदार है उसको राशि मिलेगी। पॉलिसी की परिपक्वता तिथि से पूर्व बीमेदार राज्य सेवा छोड़ने या उसे सेवा से अलग किए जाने पर उसके द्वारा अन्य किसी विकल्प को न चुनने की स्थिति में बीमेदार को अध्यर्पण राशि का भुगतान किया जाता है। मान लो जैसे कोई कार्मिक सेवा छोड़ देता है तो उसको जो भी है वो उसकी राशि है वो उसको भुगतान कर दिया जाता है। अगला है राज्य बीमा योजना से राज्य कर्मियों को क्या लाभ मिलते हैं? तो सबसे बड़ी बात तो कि एक इंश्योरेंस है, प्रीमियम के बदले बीमेदार को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि पर बीमा धन बाय बोनस प्राप्त होता है। यानी एक तो एक तरह से सेविंग है, आप जब भी सेवानिवृत्त होंगे या जब भी आपकी जो पॉलिसी है वो मैच्योर होगी तो आपको पूरा का पूरा बीमा धन जो भी आपका डिडक्शन हुआ है आपकी सैलरी से पर मंथ जो भी डिडक्शन हुआ वो प्लस जिसका जितना भी बोनस ब्याज समेत जो भी बोनस वगैरह होगा वो आपको प्राप्त होगा। और परिपक्वता तिथि से पूर्व अगर बीमेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके मनोनीत को जो भी नॉमिनी होगा उसको बीमा धन की 2 गुनी राशि का भुगतान मैं बोनस किया जाता है। यानी जितना भी इंश्योरेंस होता है बीमा धन होता है उसकी 2 गुनी राशि का भुगतान मैं जो भी बोनस वगैरह बनेगा उसके आधार पर किया जाएगा। और परिपक्वता तिथि से पूर्व राज्य सेवा से अलग हो जाने वाले बीमादारों को, यानी मान लो कोई सेवा छोड़ देता है या उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है, तो ऐसे प्रकरणों में उनके द्वारा अध्यर्पण भुगतान के विकल्प का चयन करने की स्थिति में, यानी जो वो राशि अगर लेना चाहते तो अध्यर्पण राशि का मतलब सेवा से अलग होने तक की जो पॉलिसी अवधि से संबंधित अध्यर्पण गुणांक के आधार पर निर्धारित का भुगतान किया जाता है। यानी जितनी आपकी सेवा हो गई, जितनी आपकी डिडक्शन हुई है उसके अनुसार आपको पेमेंट है वो मिल जाता है। बीमा धन की गणना का आधार और प्रक्रिया क्या है? तो जो भी राज्य बीमा पॉलिसियों के बीमा धन की गणना है तो बीमेदार की प्रविष्टि पर आयु यानी जिस वर्ष वो इंश्योरेंस में भाग ले रहा है यानी पहले ही डिडक्शन करवा रहा है उस आयु के हेतु गुणांक निर्धारित है। और बीमादार की जो आगामी वर्षगांठ पे आयु से संबंधित गुणांक को उसके द्वारा दे मासिक प्रीमियम से गुणा करके बीमा धन है वो निर्धारित किया जाता है। यानी कितना आप प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं, आप जो न्यूनतम सेलेक्ट कर रहे हैं या एक स्लैब आगे कर रहे हैं 2 स्लैब आगे कर रहे हैं, तो जितना आप प्रीमियम ज़्यादा होगा उतना ही आपको बीमा धन है वो ज़्यादा मिलेगा।
कालांतर में निर्धारित प्रीमियम दर से अधिक कटौती की स्थिति में उत्पन्न होने पर अतिरिक्त बीमा धन की गणना भी इसी अनुसार की जाएगी। यानी अगर आप जैसे नॉर्मल प्रीमियम से एक्स्ट्रा कटवा रहे हैं तो भी आपको जो भी बेनिफिट है वो मिलेगा। अब विभाग द्वारा कितने प्रकार की पॉलिसी जारी की जाती है, तो वर्तमान में विभाग द्वारा केवल सावधि यानी एंडोलमेंट पॉलिसी जारी की जाती है। पूर्व में सावधि पॉलिसी के अतिरिक्त आजीवन पॉलिसी भी जारी की जाती थी। अगला है सावधि पॉलिसी अभी जो जारी की जाती है उस पर कितने प्रकार के बोनस दिए हैं, तो इस पर 4 प्रकार के बोनस दिए हैं। जैसे रिवर्सनली बोनस, यानी ये बोनस प्रतिवर्ष बीमा धन के निधि के मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन अवधि के अंत में प्रवर्तमान पॉलिसियों हेतु राज्य सरकार द्वारा घोषित दर से दिए जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट की रेट होती है। जैसे वर्ष 2015-16 के लिए रिवर्सनली बोनस की जो भी दर है सावधि पॉलिसी पर 90 प्रति हज़ार बीमा धन प्रतिवर्ष है। उसी तरह से प्रवर्तमान आजीवन पॉलिसी पे 112.5 प्रति हज़ार बीमा धन प्रतिवर्ष है। इसके अलावा दूसरा है वो अंतरिम बोनस दिया जाता है। ये बोनस किसी वर्ष रिवर्सनली बोनस घोषित नहीं होने की स्थिति में घोषित वर्ष के रिवर्सनली बोनस की दर के आधार पर दिया जाता है। तीसरा है अतिरिक्त बोनस। ये बोनस पूर्व में जारी समासनों यानी इंश्योरेंसेज पर सेवानिवृत्ति की आयु में परिवर्तन के कारण जो भी एक्चुअली होगी उसके द्वारा निर्धारित जो भी गुणांक है उसकी दर से दिया जाता है। और एक होता है टर्मिनल बोनस। टर्मिनल बोनस, ये बोनस बीमा पॉलिसी के पूर्ण अवधि तक जारी रहने की स्थिति में दिया जाता है। यानी जो भी आपकी बीमा पॉलिसी पूर्ण हो जाती है उस स्थिति में दिया जाता है। और वर्ष 2015-16 पर इसकी समाप्ति पे जो भी ₹4 है जो प्रति हज़ार बीमा धन प्रतिवर्ष है, इस तरीके से बोनस का निर्धारण किया जाता है। अब बोनस का निर्धारण और आधार और प्रक्रिया क्या है, तो बोनस निर्धारण हेतु योजना के अंतर्गत वर्ष की प्राप्तियों, भुगतान, ब्याज और अन्य जो भी प्रबंधकीय व्यय के आधार पर परिसंपत्तियों और दायित्वों की बैलेंस शीट तैयार की जाती है। और बैलेंस शीट में अधिशेष की स्थिति में मूल्यांक कुल बीमा धन के आधार पर प्रति हज़ार बीमा धन के लिए बोनस की अनुशंसा की जाती है। तो ये समय समय पर जो भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती है वो होती है। अब इसमें है कि क्या राज्य सरकार द्वारा निधि में जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है, तो निधि में जमा राशि पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज दिया जाता है। यानी आपका जो भी जमा होगा अमाउंट होगा उस पर ब्याज भी मिलता है। वर्तमान में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F99 FD रेवेन्यू जो भी है 17/4/2000 उसके द्वारा इसकी जो ब्याज की दर है वो 7.5% वार्षिक है। यानी 7.5% वार्षिक की दर से आपको ब्याज मिलता है SI पे। क्या बीमा योजना में बीमेदार को ऋण की सुविधा उपलब्ध है, तो बिल्कुल आपको ऋण मिलता है। अब जैसे पहले तो दोनों तरह के ऋण मिलते थे, स्थायी और अस्थायी। अब यहाँ जैसे कुछ शर्तों के अधीन आपको ऋण प्राप्त होता है। और ऋण में भी आपको ये देखा जाता है कि आपकी अभी तक कितना बैलेंस है, यानी कितनी आपका इंश्योरेंस हुआ है। उसी के आधार पे आप, आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपका जो भी इंश्योरेंस या जो भी ऋण कैलकुलेट होगा उसी के अनुसार आपको मिल सकता है। अधिक कटौती किस आयु तक की जा सकती है, तो अधिक कटौती यानी आप जो फर्दर डिक्लेरेशन है यानी SI की कटौती अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी 55 साल की आयु तक बढ़ा सकते हैं। 55 साल की अगर आयु हो जाए उसके बाद में आप SI की जो भी पॉलिसी या जो भी प्रीमियम है उसको चेंज नहीं कर सकते, वो आपके यथावत रहेगा। तो अगर आपकी आयु 55 साल होने वाली है या होने से पहले आप जो भी आप मैक्सिमम लाभ लेना चाहते हैं तो अपनी जो भी हाईएस्ट जो 2 स्लैब आगे करके आप डिडक्शन करवा सकते हैं। और अधिकतम 7,000 अभी है वर्तमान में, वो करवा सकते हैं। तो ये हो गया 55 साल के बाद में, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगला है क्या बीमा ऋण पर विभाग द्वारा ब्याज लिया जाता है। यानी आप जो ब्याज लेंगे SI से उस पर ब्याज, जो भी आप ऋण लेंगे उस पर ब्याज लगेगा। तो वर्तमान में 1/4/2020 से बीमा ऋण पर बीमेदार से लिए जाने वाली ब्याज की दर 7.5% वार्षिक है। यानी जिस दर से आपको बैंक या जो सरकार ब्याज देती है उसी दर से आपको ऋण पर भी ब्याज चुकाना पड़ेगा। नवीन बीमा नियमों के अंतर्गत निधि पर देय एवं ऋण प्रकरणों में लागू ब्याज दर में समानता निधि द्वारा अर्जित ब्याज के परिप्रेक्ष्य में लाई गई है। अगला है कि नाम निर्देशित किसे किया जाए, यानी नॉमिनी आप किसको रखेंगे। तो राज्य बीमा योजना में नाम निर्देशित किस को आप कर सकते हैं, तो बीमाकृत व्यक्ति अपने पति, यानी अगर पुरुष है तो अपनी पत्नी या महिला है तो अपने पति को, संतान को या संतानों को, अगर एक से अधिक संतान को करना चाहे, भाइयों, भ्राताओं को, बहन को, पिता को, माता को, जो भी आपके सहूलियत हो उसके हिसाब से आप नॉमिनी दर्ज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो भी नाम निर्देशन जो भी होगा नॉमिनी है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। वो पूरा प्रोसेस लाइव मैंने पहले भी बताया हुआ है। इस बार भी अगर किसी कर्मी के ऐसा कोई केस होगा तो मैं आपको लाइव करके बता दूंगा। और यदि नाम निर्देशन लिखते समय उल्लेखित कोई भी संबंधित जीवित नहीं है, यानी कोई भी ऐसा रिलेटिव नहीं है, जीवित नहीं है, तो अन्य व्यक्ति को नाम निर्देशित के रूप में नियुक्त करने का हकदार होगा। यानी व्यक्ति है वो किसी को भी अपना जो भी है विश्वास पात्र उसको आप नॉमिनी कर सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से परिवार के जो भी सदस्य है वो अपने हिसाब से उसको नॉमिनी कर सकते हैं। परंतु यह कि बीमाकृत व्यक्ति के विवाह से पूर्व किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किया गया तथा
तत्पश्चात रद्द नहीं किया गया नाम निर्देशन उसके विवाह के पश्चात उसकी पत्नी या पति के पक्ष में स्वतः रद्द किया हुआ माना जाएगा। मान लो जैसे किसी व्यक्ति का शादी नहीं हुई और उसने किसी और व्यक्ति को नॉमिनी कर रखा है, लेकिन जैसे उसकी शादी हो जाएगी, उसने पहले वाला नॉमिनी अगर रद्द नहीं किया है तो भी विवाह के बाद में पति या पत्नी के पक्ष में स्वतः जो भी नॉमिनी है वो पहले वाला है वो रद्द हो जाएगा। या कोशिश करें कि आप इसको अपडेट करवाते रहें। जैसे ही मान लो कई कार्मिक ऐसे होते हैं जिनकी शादी नहीं होती है, तो वो अपने माता पिता को, भाई को, किसी को भी नॉमिनी करते हैं, लेकिन शादी हो जाए तो उसके बाद में अपने जो भी जीवन साथी स्पाउस है उसको आप नॉमिनी अपडेट कर लें। अपडेट का ऑप्शन आपके SSO में जाकर के SIPF में है, वहाँ से आप कर सकते हैं। मैंने वीडियो भी बना रखे हैं, जरूरत हो तो आप वो जरूर देखें। इसके बाद में है कि परिपक्वता के पश्चात पॉलिसी जारी रखना। मान लो कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं या सेवानिवृत्ति से 2-3 महीने पहले ये SI की कटौती बंद हो जाती है, तो क्या व्यक्ति आगे बढ़ा सकता है? तो इसके लिए लेटेस्ट नियम है कि बीमाकृत व्यक्ति को उसकी सेवानिवृत्ति से ठीक पश्चात आने वाले, यानी जो भी सेवानिवृत्ति है, मान लो जैसे मई में सेवानिवृत्त है तो उसके बाद आने वाली 31 मार्च तक बीमे को जारी रखने की इच्छा व्यक्त करने का विकल्प होगा। यानी वो आगामी 31 मार्च तक अपना बीमे को जारी रख सकता है सेवानिवृत्ति के बाद भी। ऐसी स्थिति में बीमाकृत राशि विस्तारित अवधि के बोनस सहित उसकी सेवानिवृत्ति के ठीक पश्चात आने वाले 1 अप्रैल को संदेह होगी। यानी जो भी आगे बढ़ाएगा उसको तो अगला जो 31 मार्च तक बढ़ाएगा, तो 31 मार्च के बाद में अप्रैल को है वो जो भी है वो भुगतान उनको हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी SI के बारे में। अब और इम्पोर्टेंट जानकारी अगर आप चाहते हो तो यहाँ जैसे 3.0 पे लेटेस्ट जो अपडेट्स क्या है उसके बारे में एक तो है पेपरलेस मॉड्यूल क्या है, और अगले वीडियो में SIPF पोर्टल क्या है, फर्स्ट डिक्लेरेशन कब भरना है, फर्स्ट डिक्लेरेशन कब और किसको भरना है, फर्स्ट डिक्लेरेशन भरते समय आपको मनोनीत किसको कर सकते हैं, फर्स्ट डिक्लेरेशन या फर्दर डिक्लेरेशन में आपके नाम, पिता के नाम वगैरह में कोई गड़बड़ी होती है, कोई गलती होती है, तो आपको इसको किस तरीके से सुधार सकते हैं, वो पूरी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा, इसी वीडियो के अगले भाग में। तो कृपया चैनल पर बने रहें। जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।